तो इस वीडियो में हम देखेंगे आगे का। हमने जो पढ़ा था वो यहाँ तक पढ़ा था। मैं एक बार ब्रीफ करवा देता हूँ कि क्या था। ये जो हमने 3 तरह के डिसीजन देखे थे पिछली वीडियो में, और वो थे, एक सेकेंड में, 3 तरह के डिसीजन हमने देखे थे, जो कि था, पहला था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा था फाइनेंसिंग डिसीजन, और थर्ड था हमारा डिविडेंड डिसीजन। तो हम एक एक डिसीजन को देखेंगे और उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमने जो हमारी जो वीडियो थी, पिछली वीडियो थी, उससे भी पिछली वीडियो में हमने ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था ये तो हमने क्लियर कर लिया था, ठीक है। और ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम थोड़ा ब्रीफ करेंगे। हमने जो फाइनेंशियल डिसीजन शुरू किया था वो हमने शुरू कर दिया था, जिसमें हमने कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने क्लियर कर लिया है। अब हम कैपिटल बजटिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो कैपिटल बजटिंग में क्या होता है, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। और हम ये इन्वेस्टमेंट, डिसीजन में कैपिटल बजटिंग देख रहे हैं। और जब भी हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं, जब भी हम कैपिटल बजटिंग की बात करेंगे तो हम वहाँ पे मतलब होगा हमारा फिक्स्ड कैपिटल से। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल मतलब फिक्स्ड असेट से बात होगी, ठीक है ना। हमें फिक्स्ड असेट प्रोक्योर करना होगा। हमारे सामने क्या होंगे, कुछ मेथड्स होंगे, ठीक है। इसमें कुछ मेथड्स आएंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। इसमें होगा क्या, क्रक्स क्या है। सपोज करो कि आपके पास, आपको एक कार टैक्सी का बिजनेस खोलना है, जैसे ओला हो गई, ऊबर हो गई, ये कार टैक्सी है ना। तो कार टैक्सी का बिजनेस खोलना है और आपको 20 कार्स चाहिए, ठीक है। 20 कार्स चाहिए। अब आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक आपके पास सुजुकी का ऑप्शन है, सुजुकी की डिज़ायर है, टाटा का कुछ ऑप्शन है, ठीक है, होंडा का कुछ ऑप्शन है। तो ये कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। अब इस ऑप्शन में से बेस्ट सुटेबल ऑप्शन, बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा। जब हम बेस्ट सुटेबल ऑप्शन की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है, बेस्ट सुटेबल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि कॉस्ट सबसे कम हो और जो उसका रिटर्न हो, जो उससे रिटर्न हो वो सबसे ऊपर हो। तो ये देखा जाता है कि हमें दोनों चीज़ें देखनी है, जहाँ पे कॉस्ट भी कम होगा, रिटर्न्स भी ज़्यादा हो, ठीक है ना। जो भी इन तीनों में से ये सेटिस्फाई करेगा वही हम चूज़ कर लेंगे। और ये सेटिस्फाई कैसे होगा वो हम कुछ मेथड्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मेथड्स पढ़ने से पहले पहले मेथड्स बता देता हूँ। लिस्ट ऑफ मेथड्स है। फर्स्ट है इसमें पे बैक मेथड, दूसरा है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। थर्ड इसमें हम पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। फोर्थ पढ़ेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। और फिफ्थ होगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये हम बाद में पढ़ेंगे, बट इस मेथड्स के लिए कुछ हमें चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। वो चीज़ें हम ज़रा पढ़ लेते हैं क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। देखो, जब भी आप बिजनेस लगाते हो या बिजनेस खोलते हो तो आपके पास दो चीज़ें एनकाउंटर्ड होती है, ठीक है ना। तो बिजनेस जब आप ओपन करते हो, सबसे पहले आप कुछ पैसा लगाओगे, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका आएगा आउटफ्लो में, ठीक है। इसको बोलेंगे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा दिया, कुछ ना कुछ आपको पैसा मिलेगा, और वो पैसा हर साल मिलेगा। जैसे सपोज करो आपने एक बिजनेस शुरू किया 0 to 5 ईयर्स के लिए,
ठीक है, आपने ईयर 0 में 10 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है ना, तो ये आपका आउटफ्लो हो गया, मतलब ये इन्वेस्टमेंट हो गई। अब हर एक साल में ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तो ये क्या आपके सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज है, ठीक है ना, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज ये हमें चाहिए होती है डिटेल्स, और इसके बाद ही हम अपने मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड, अच्छा जब 5th ईयर पे जब उसका बिजनेस जो है टर्मिनेट हो जाएगा तो हमारे पास टर्मिनल कैश फ्लो आएगा। ठीक है, अब अगर हम इसमें थोड़ा सा फर्दर देखें, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम कैसे निकालते हैं देखो, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ असेट प्रोक्योर्ड, यस, ठीक है, जो भी आपने मशीनरी ली, लैंड ली, उसकी कॉस्ट, ठीक है ना, प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, फिर इसमें अब देखो दो बातें आएगी, ठीक है ना, आप हो सकता है, ये तो चलो नया बिजनेस की बात है, आपने आपका पहले से बिजनेस हो, ठीक है ना, सब सपोज करो पहले से आपका एक मशीनरी हो जिसका नाम पीए है, आपको ये मशीनरी हटा के पीबी लगानी है, तो इसको आपको बेचना है, ठीक है ना, ये बेचोगे और तब आप ये पीबी लोगे, ठीक है ना, तो आपको पीबी आपने ले ली तो उसकी कॉस्ट यहाँ आ गई, उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंस जितना हुआ वो यहाँ पे आ गया। अब इसको भी तो बेचोगे ना, ठीक है ना। अब सपोज करो कि पीए मशीन, जो ये मशीन है, असेट में, असेट साइट में इसकी बुक वैल्यू जो है वो है 10,000 रुपये, और आपने सेल कर दी कितने की, 20,000 रुपये की, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि आपका जो सेल हुई इसकी, इस पे आपको कैपिटल गेन हो गया। कैपिटल गेन मतलब आपने उसको महंगी में बेच दी, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका बुक हो गया, जिसका मतलब गेन्स आपके हो गए कितने, गेन्स हो गए आपके 10,000 के, ठीक है ना। अब इस गेन्स पे क्या दोगे आप, टैक्स दोगे, ठीक है ना। तो इस टाइम जो ये टैक्स है ये भी आपका एक आउटफ्लो हो गया, तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा। तो मतलब टैक्स पेड ऑन कैपिटल गेन्स अराइजिंग बाय सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, ठीक है। अच्छा हो सकता है कि ये 10,000 रुपये की बुक वैल्यू हो, अब सेल क्या हुई हो, सेल सपोज करो 8,000 रुपये की हो गई हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल लॉस हो गया 2,000 रुपये का। तो इस टाइम क्या हुआ, हमें टैक्स नहीं देना पड़ा, तो मतलब हमारा टैक्स सेविंग्स हो गई। सपोज करो क्वेश्चन में टैक्स 40% दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे गेन कितने हुआ, 10,000 रुपये का, तो 10,000 का 40% 4,000 रुपये आपका यहाँ पे आ जाता अगर उस पर होता प्रॉफिट पे, बट ये लॉस हो गया। लॉस पे हमें क्या हो गया, ये 2,000 रुपये का लॉस हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो टैक्स है वो सेव हो गया, ठीक है ना, 2,000 के एक्सटेंड तक, तो 2,000 का 40%, ठीक है। जो भी आएगा 800 रुपये वो आपका क्या आ जाएगा, वो यहाँ से माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि आपका टैक्स सेविंग्स हो गई। कैपिटल लॉस अराइजिंग ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा अब एक सेकेंड,
अब जो होगा इसमें और क्या क्या माइनस होगा। अच्छा, जो आपने मशीनरी बेची पुरानी, ये पैसा भी तो आपका बच गया ना। तो सेल प्राइस ऑफ ओल्ड मशीनरी, मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, आपके पास अभी एक मशीनरी ए थी, ठीक है ना, और ये बहुत साल चल गई और ये ऑब्सोल्यूट हो गई है, ठीक है ना। इसकी बुक वैल्यू थी 10,000 रुपये और ये सेल हुई 12,000 रुपये। ये केस 1 हो गया। या ये सेल हुई 8,000 रुपये, ये केस 2 हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अब आपने फिर एक बी मशीन लेना चाहा, इसकी जगह रिप्लेस करेगी ये, रिप्लेस। और ये बी मशीनरी कितनी कॉस्ट कर रही है, ₹2,00,000, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ असेट प्रोक्योर्ड 2,00,000 यहाँ पे आ जाएगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस के साथ जो भी होंगे वो आ जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएगा। अब केस फर्स्ट में क्या हुआ, आपने एक्स्ट्रा बेची, 2,000 रुपये प्रॉफिट में बेची, तो आपको कैपिटल गेन हो गया। तो कैपिटल गेन कितने होगा, 2,000 रुपये का, और टैक्स परसेंटेज जितना भी होगा वो आप यहाँ पे प्लस कर दोगे। केस 2 में क्या हुआ, लॉस हुआ 2,000 रुपये का, टैक्स सेव हो गया। कितना परसेंट टैक्स सेव हुआ, जो भी परसेंट क्वेश्चन में दिया होगा वो माइनस कर देना, ठीक है। और कितने की मशीनरी बिकी, ठीक है ना। अब ये सेल 8, इस केस में 12,000 की हुई तो यहाँ पे 12,000 लिख देना माइनस, और यहाँ पे 8,000 रुपये की हुई तो ये 8,000 रुपये लिख देना, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा, अब एक लास्ट इसमें चीज प्लस होगी, वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो आपको डेली बेसिस पे चाहिए होता है, लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, वो भी आप ईयर 0 पे लेते ही हो, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, मशीन के अंदर माल नहीं डालोगे तो मशीन का क्या काम, और सब्सिक्वेंट कैश फ्लो तो फिर होंगे ही नहीं, ठीक है। दूसरा इसमें आता है सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज। अब ईयर 0 पे तो आपका क्या हुआ, हमने अभी तक टाइमलाइन क्या देख रहे हैं, टाइमलाइन ये है कि सपोज करो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये टाइमलाइन बनाता हूँ अभी एक, ये टाइमलाइन हो गई, क्या है हमारी टाइमलाइन, टाइम मशीन नहीं, टाइमलाइन। 5 साल का बिजनेस है, 0 to 5, 10 ईयर्स का बिजनेस, चलो ठीक है, 0 to 10 ईयर्स का बिजनेस है। या इसको मैं यहाँ करा के ऊपर करा देता हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ करा देता हूँ, देखो तुम्हारा ये टाइमलाइन बना रहा हूँ। ईयर 0 पे तुमने बिजनेस शुरू किया, 0 to 10 ईयर्स बिजनेस की अवधि है, 1, 2 या 3, 4, 5 साल की कर लो, जगह नहीं है मेरे पास, 5 साल का बिजनेस है, 5 साल का बिजनेस है। ईयर 0 पे तुमने क्या किया, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, यहाँ पे आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है ना। अब ये जो इन्वेस्टमेंट करी ये आपको कुछ रिटर्न्स देगी हर साल, बिल्कुल देगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न। ये जो 4 साल है ना, 1 से लेके 4, ये आपका आएगा सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज में। ऐसे आप 5 साल भी ले सकते हो, पर वो मैं बाद में बताऊंगा। अब लास्ट ईयर पे क्या होगा, आपको अपना बिजनेस को क्या करना है, टर्मिनेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टर्मिनेशन होगा, टर्मिनेशन हो गया बिजनेस का। तो ये 5 साल का जो भी सबसे कैश इनफ्लो होगा, और जो ये मशीनरी जो आपने यहाँ पे खरीदी होगी उसकी स्क्रैप वो यहाँ पे दोनों मिलेगा, प्लस आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये टर्मिनेशन में आ जाएगा। तो अभी तक हमारा ये क्लियर हो चुका है, और हम सब्सिक्वेंट मतलब ये जो 4 साल में कमाएंगे उसकी बात कर रहे हैं, कैसे निकलेगा। देखो, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, आप अपनी लेते हो सेल्स को, ठीक है ना। सेल्स आपको लेनी है, नेट सेल्स, ऊपर लिख देता हूँ, नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे निकलेगी, ग्रॉस सेल्स माइनस
सेल्स रिटर्न, कुछ नहीं दे रखा तो मतलब वही नेट सेल्स है, ठीक है ना। इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, सीधी दे रखी होती है ये, जो भी आएगा वो होगा हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इसमें माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, ये आएगा हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, EBITDA बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें से हम माइनस, देखो हम यहाँ पे इंटरेस्ट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, मैं वजह बताऊंगा। देखो क्या होता है, ये हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, वो तो मैंने लिख दिया क्योंकि EBITDA साथ में बोलते हैं। तो ऑपरेशंस में इंटरेस्ट नहीं आता। इंटरेस्ट क्या है, एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के जैसे हम उसको ट्रीट करेंगे, तो वो इंटरेस्ट हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे माइनस और क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन, ये आएगा हमारा EBIT, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम माइनस करेंगे टैक्स, जो हमारा आएगा वो होगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब आपने बोला कि डेप्रिसिएशन माइनस करने की क्या जरूरत है, क्योंकि देखो जितने भी हमने यहाँ पे लिए है वो कैश एक्सपेंसेस है, वो क्या है, कैश एक्सपेंसेस है, क्योंकि हम कैश इनफ्लोज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब अगर मेरा 10 रुपये का खर्चा है और मैंने 10 रुपये खर्चा करके 12 रुपये कमाया, तो मेरा 2 रुपये का इनफ्लो हो गया, बट ये तो खर्चा है ही नहीं डेप्रिसिएशन मेरा, ये तो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ये तो मैंने क्यों लिया, ये वजह है इस लेने की जिसकी वजह से मेरा टैक्स कम हो जाए, मेरा टैक्स कम हो जाए। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे 10 रुपये मैंने कमाए, ठीक है ना, और मैं यहाँ पे भी 10 रुपये लेता हूँ, अगर मान लो मैं डेप्रिसिएशन लेता ही नहीं, और मान लो 10% ही टैक्स रेट है मान लो, तो क्या 1 रुपया हो गया, है ना। बट अब मान लो डेप्रिसिएशन है, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन 5 रुपये का आ गया, तो ये भी 5 रुपये होगा। अब इसका 10% निकालो, ठीक है ना, तो आधी हो गई अमाउंट। तो बात यही है कि जब हम डेप्रिसिएशन इसलिए लेते हैं जिसकी वजह से क्या हो, जो टैक्स की सेविंग है वो हो जाए, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा EAT आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अभी हमारा क्वेश्चन हुआ नहीं है, ठीक है, अभी हमें इसमें और चीजें भी करनी है। एक मिनट, कुछ दिक्कत आ रही है, एक मिनट, ठीक है। तो अब हमारा EAT आ गया, बट हमें दिक्कत ये है कि यार ये डेप्रिसिएशन जो है ना, ये हमारा कैश एक्सपेंसेस नहीं है, तो आप इस प्लस कर दो। अब ये जरूरी है माइनस और प्लस करना, ऐसा ना है कि छोड़ देना क्योंकि दोनों का नील इफेक्ट आ रहा है, बट हमें टैक्स की अमाउंट बदल जाएगी अगर यहाँ पे माइनस नहीं किया, तो ये डेप्रिसिएशन माइनस करना सही है, जरूरी है। तो ये बचेगी आपकी रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। ये रिमेनिंग अमाउंट पे ये क्या है, आपका कैश सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, ऐसे आपके हर साल के निकल जाएंगे। तो आपके पास या तो एन्यूटी गिवन होगा, नॉन एन्यूटी मतलब बहुत सालों का दे रखा है, एन्यूटी 1 साल का दे रखा होगा, बात वही है, कुछ उसमें धरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात आगे करते हैं टर्मिनल की। टर्मिनल कैश फ्लो एंड ऑफ द ईयर। देखो जो सेल्वेज होती है ना, आपको दो क्वेश्चन में स्क्रैप दे रखी होगी कि एक मशीन आज खरीदी, 5 साल बाद जब बिजनेस खत्म होगा तो उसकी वैल्यू होगी वो 20,000 रह जाएगी मान लो, तो ये स्क्रैप है, ठीक है ना। तो स्क्रैप वैल्यू ही टर्मिनेशन के टाइम में सेल प्राइस होता है, ठीक है ना। इसको अभी लिखवा दूंगा। तो सेल प्राइस ऑफ असेट मतलब स्क्रैप, ठीक है। ये कौन सी है, परचेज्ड
इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो ऊपर फर्स्ट पार्ट में ली थी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस, अच्छा हो भी तो सकता है कि इसमें सेविंग्स, इसमें अब जो ये है स्क्रैप है, ये भी हमने महंगी बेच दी हो, इसकी बुक वैल्यू 20,000 है, बेच हमने दी 25,000 में, यहाँ पे भी प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है ना। तो एक बताओ, जब आपको महंगी में बेचोगे, मतलब 5,000 में महंगी में बेच दी, अब यहाँ पे हमें इनफ्लो की बात करनी है, आउटफ्लो के तरफ मत सोचना, ठीक है ना। 5,000 महंगी बेच दी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको टैक्स पेड जब करोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ऑन ऑन कैपिटल, कैपिटल गेन्स, ठीक है। ये गेन्स समझ आ रहा है कब, इफ सोल्ड ऑन प्रॉफिट, प्लस कर देंगे टैक्स सेविंग्स, भाई टैक्स बच गया। अगर आप ये 20,000 की मशीनरी 15,000 पे बेच दो, हुआ तो लॉस, बट 5,000 रुपये कम बेची, जिसकी वजह से हमें क्या हो गया, टैक्स सेव हो गया ऑन कैपिटल लॉस, ठीक है। और जो वर्किंग कैपिटल पूरा का पूरा आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो वर्किंग कैपिटल ऐसा है कि आपने मशीनरी लगाई, उसमें तो डेप्थ लगता रहेगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, स्क्रैप आ गई, 1 लाख की मशीनरी 20,000 की रह गई। पर वर्किंग कैपिटल का क्या है, आपने आज खत्म हुआ, आज रिफर भर दिया, आज खत्म हुआ फिर भर दिया, आज खत्म हुआ तो फिर भर दिया, तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती, चाहे वो एंड के ईयर में भी हो, शुरुआत के ईयर में भी हो, ठीक है ना। तो जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो वो पूरा का पूरा हमारा लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ 3 कैपिटल बजटिंग इनफ्लोज और आउटफ्लोज, और ये करना समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो आपका जो टेक्निक या मेथड है फॉर असर्टेनिंग की कौन सा प्रोजेक्ट बढ़िया होगा नहीं होगा, वो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट क्या था, सेल्वेज का पॉइंट था, ये नोट कर लो, नोट्स। सेल्वेज इज द सेल प्राइस of asset during termination, ठीक है। तो चलो इस वीडियो के लिए देखते हैं कितना टाइम हुआ, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मेथड्स को देखेंगे और क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे अगर हमारे पास टाइम मिला, ठीक है।